नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रवि कुलरिया सर की बुक मध्यकालीन भारतीय इतिहास। इसके अंदर हम अब तक हमारे 9 चैप्टर हो चुके हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में। आज की क्लास में हम मध्यकालीन जो अन्य प्रांतीय राज्य थे, जिनमें अ, कश्मीर है, मालवा, बंगाल, उड़ीसा, मेवाड़, मारवाड़, आमेर, इसके अलावा जौनपुर जौनपुर के अलावा राठौड़ वंश, बीकानेर और मारवाड़ का राठौड़, और इसके साथ ही हम राजपूत प्रतिरोध, जो मुगल और राजपूत जो संबंध थे, इन सब के बारे में आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो हम आज की क्लास करते हैं शुरू। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे जौनपुर के बारे में। पहला प्रश्न है कि जौनपुर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जौनपुर के संबंध में कौन सा कथन असत्य कथन है? सबसे पहला के उत्तर प्रदेश के गोमती नदी के किनारे स्थित है। जौनपुर है जो उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के किनारे स्थित है, ये सही है। दूसरा, जौनपुर नगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं की थी, बल्कि अ, इसकी जो स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। यह मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर इस नगर की स्थापना हुई थी। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम चोना खा या चौना खा था। इन्हीं के नाम पर फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। तो 2 नंबर ऑप्शन गलत होगा। तीसरा, जौनपुर को सिराज ए हिंद भी कहा जाता है, सही है। जौनपुर राज्य की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। जौनपुर राज्य की स्थापना मलिक सरवर ने की थी मोहम्मद बिन फिरोज शाह तुगलक के काल में। तो ब नंबर भी सही है, ब नंबर इसका गलत होगा। फिरोज तुगलक ने सन 1359-60 में अपने दूसरे बंगाल सैन्य अभियान से लौटते समय अपने चचेरे भाई जूना खां सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की पुण्य स्मृति में गोमती नदी के तट पर जौनपुर नगर की नींव रखी। सन 1394 में सुल्तान महमूद तुगलक ने मलिक सरवर ख्वाजा जहां एवं हिजड़ा को सुल्तान उर्स मलिक उर्स सर्क की उपाधि के साथ पूर्व का पूर्व का स्वामी कनौज से बिहार तक समस्त अधिकृत क्षेत्र का प्रशासन करने के लिए जौनपुर भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला जौनपुर का प्रथम शासक कौन था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला जौनपुर का प्रथम शासक मुबारक शाह, बे नंबर ऑप्शन। मलिक सरवर नामक एक हिजड़ा जिसे सुल्तान उस सर्क की उपाधि मिली, जौनपुर का अंतिम सूबेदार था, जिसने तिमूर या तैमूर के आक्रमण से उत्पन्न हुई अव्यवस्था के काल में दिल्ली के प्रभुत्व से अपने को मुक्त कर लिया था और वास्तविक सुल्तान बन बैठा। उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, किंतु व्यवहारिक दृष्टि से उसने स्वतंत्र शासक की भांति कार्य किया। उसका वंश उसकी उपाधि के नाम पर सरकी कहलाता है। सरवर उल मुल्क ने अवध व अलीगढ़ तक दोआब के प्रदेश पर अपना अधिकार कर लिया। तिरहुत और बिहार पर भी उसने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 1399 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और उसका दत्तक पुत्र मलिक करनफुल उत्तराधिकारी हुआ। उसने मुबारक शाह की उपाधि धारण की। इस प्रकार यह व्यक्ति ही सरकी वंश का पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की, अपने नाम के सिक्के जारी किए और खुतबा पढ़वाया। उसके शासनकाल में दिल्ली के मलक इकबाल ने जौनपुर को पुनः जीतने के उद्देश्य से आक्रमण किया, किंतु असफल रहा। 1402 में मुबारक शाह की मृत्यु हो गई और उसका अनुज सिंहासन पर बैठा, जो इतिहास में इब्राहिम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जौनपुर के निम्नलिखित सरके सुल्तानों का सही क्रम क्या है? जौनपुर के सरके सुल्तानों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले नंबर पर है इब्राहिम शाह। इब्राहिम शाह जो 1402 में शासक बना था, जो 1440 ईस्वी तक सरके पर शासन किया था। मुबारक शाह जिसने 1399 से 1401 तक, और हुसैन शाह जो सरकी वंश का अंतिम शासक था, 1484 ईस्वी तक यह शासक रहा था। और मोहम्मद शाह जो इब्राहिम शाह का ही पुत्र था, जो 1440 में शासक बना था। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पर आएगा, इसमें मुबारक शाह आएगा जो 1399 से 1401 है। दूसरे नंबर पर इब्राहिम शाह, तीसरे नंबर पर मोहम्मद शाह और चौथे नंबर पर
हुसैन शाह। 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4, 3 द नंबर ऑप्शन। जौनपुर के सरकी वंश के शासक मलिक सरवर, ख्वाजा शाह, फिर मुबारक शाह, इब्राहिम शाह, महमूद शाह, मोहम्मद शाह, भिकन और हुसैन शाह जो अंतिम स्वतंत्र सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण किस सरकी सुल्तान ने करवाया था? जौनपुर की अटाला मस्जिद का निर्माण कौन से सरकी सुल्तान ने करवाया था? इब्राहिम शाह। इब्राहिम ने जौनपुर नगर को अनेक इमारतों विशेषकर मस्जिदों से सुशोभित किया, जिसमें प्रसिद्ध अटाला मस्जिद अत्यधिक सुंदर है। उसके संरक्षण में जौनपुर में स्थापत्य की एक नई शैली का विकास हुआ, जो सरकी शैली के नाम से प्रसिद्ध है। जौनपुर की मस्जिदें देखने में सुंदर है, उनमें सामान्य प्रकार की मीनारें नहीं हैं और उन पर हिंदू स्थापत्य का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इब्राहिम को संगीत तथा अन्य ललित कलाओं से भी प्रेम था। उच्च कोटि के सांस्कृतिक कार्यों के कारण इस सुल्तान के समय जौनपुर भारत के सिराज के नाम से विख्यात हुआ। जौनपुर वंश के सभी शासकों ने फारसी अरबी साहित्य को संरक्षण प्रदान किया। विविध हिंदू स्थापत्य शैलियों के समावेश से विशेष शैली में जौनपुर में बनी मस्जिदों का समूह समकालीन प्रमुख स्मारक है। ये इमारतें प्राय भारी भरकम है, उनमें मीनारें नहीं हैं और उनकी विशेषता ढलवां दीवारों के साथ राजसी दरवाजों का निर्माण है। इन इमारतों का निर्माण काल इब्राहिम, मोहम्मद, महमूद और हुसैन शाह का काल ठहरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सरकी वंश के अंतिम स्वतंत्र सुल्तान हुसैन शाह को परास्त कर जौनपुर पर कब्जा किया था? जौनपुर के अंतिम स्वतंत्र सुल्तान हुसैन शाह को परास्त करके जौनपुर पर कब्जा किसने किया था? बहलोल लोदी ने। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहलोल लोदी का पुत्र जिसे सरकी वंश के पराजय के बाद जौनपुर की सत्ता सौंपी गई थी, बारबक शाह। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूर्व के सिराज के नाम से प्रसिद्ध था? पूर्व के सिराज के नाम से कौन सा स्थल प्रसिद्ध था? जौनपुर। सरकी सुल्तानों ने जौनपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर में अपनी राजधानी बनाई, जिसे उन्होंने भव्य महलों, मस्जिदों और मकबरों से अलंकृत किया। सरके सुल्तानों ने दिल्ली की वास्तुशैली की नकल नहीं की, बल्कि उन्होंने अपनी एक विशिष्ट शैली विकसित की, जिसकी मुख्य विशेषता थी ऊंचे ऊंचे दरवाजे, विशाल मेहराब। सरके सुल्तान ज्ञान और संस्कृति के महान संरक्षक थे। आगे चलकर जौनपुर पूर्व के सिराज के रूप में विख्यात हुआ। सुप्रसिद्ध हिंदी रचना पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जौनपुर में ही रहते थे। जौनपुर के पश्चात अगला जो प्रांतीय राज्य है वो है मालवा। तैमूर के आक्रमण के कुछ समय पश्चात निम्नलिखित में से कौन मालवा का पहला स्वतंत्र शासक बना? तैमूर के आक्रमण के कुछ समय पश्चात कौन है जो मालवा का पहला स्वतंत्र शासक बना था? दिलावर खान गोरी। मालवा का प्रांत जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में विजय किया, 1398 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का एक अंग बना रहा। उसके सूबेदार दिलावर खां गोरी ने, जिसे संभवतः फिरोज ने नियुक्त किया था, तैमूर के आक्रमण के उपरांत दिल्ली के प्रभुत्व का जुआ उतार फेंका और वास्तविक सुल्तान 1401 ईस्वी में वास्तविक सुल्तान बन बैठा। किंतु मलिक उस शर्क की भांति उसने भी विधिवत सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। 1406 में उसकी मृत्यु हो गई और उसका पुत्र अल्प खां होशंग शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा के किस सुल्तान ने धार के स्थान पर मांडू को राजधानी बनाया? मालवा के कौन से सुल्तान ने धार के स्थान पर मांडू को राजधानी बनाया था? तो यह बनाया था हुसैन शाह ने। मालवा के किस सुल्तान ने उसके वजीर महमूद खां खिलजी ने किस सुल्तान को उसके वजीर महमूद खां खिलजी ने अपदस्थ कर मालवा में खलजी या खिलजी वंश की नींव डाली थी? तो मोहम्मद शाह गोरी को। 6 नंबर ऑप्शन। मालवा के राज्यपाल दिलावर खां गोरी बिना शाही उपाधि धारण किए वास्तविक शासक बन गया। उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी हुसैन शाह, जो 1406 से 1435 ईस्वी तक शासन रहा था, ने शाही परंपरा के समस्त प्रतीक धारण कर लिए। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह गोरी को उसके धूर्त वजीर महमूद खां खिलजी ने
सन 1436 ईस्वी में सत्ता से अपदस्थ कर दिया। महमूद खां खिलजी ने शाह की उपाधि धारण की और मालवा के खिलजी वंश की नींव रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरदेव सोनी। नरदेव सोनी मालवा के किस सुल्तान का कोषाध्यक्ष था? नरदेव सोनी जो मालवा के कौन से सुल्तान का कोषाध्यक्ष था? हुसैन शाह का। बे नंबर ऑप्शन। होशंग शाह ने धार्मिक सहिष्णुता की व्यापक नीति अपनाई। कई राजपूतों को, जिनमें से कुछ आधुनिक पूर्वी उत्तर प्रदेश के थे, मालवा में बसने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्हें अच्छी जागीरें प्रदान की गई। इनमें से एक राय सिलहदी था। मेवाड़ के राणा मोगल के दो बड़े भाइयों को भी मालवा में जागीरें दी गई। इस काल में निर्मित ललितपुर मंदिर में अभिलेख से पता चलता है कि मंदिरों के निर्माण पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। होशंग शाह ने जैनों को अपना संरक्षण प्रदान किया, जो इस क्षेत्र के प्रमुख वाणिज्यिक व्यापारी एवं महाजन थे। इस प्रकार नरदेव सोनी, जो एक सफल व्यापारी था, होशंग शाह का खजांची और उसके सलाहकारों में से एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंडोला महल व जहाज महल कहाँ स्थित है? हिंडोला महल और जहाज महल कहाँ स्थित है? मांडू, मध्य प्रदेश में। 15वीं शताब्दी के दौरान 15वीं सदी के दौरान मालवा राज्य अपनी शक्ति में उत्कर्ष बना रहा। राजधानी को धार से हटाकर मांडू ले जाया गया। मांडू एक ऐसा स्थान था जो अत्यंत अत्यंत रक्षात्मक था एवं जहाँ प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य था। यहाँ मालवा के सुल्तानों ने अनेक इमारतें बनवाई, जिनके भग्नावशेष अभी तक प्रभावोत्पादक है। गुजरात वास्तुशैली के विपरीत मांडू के भवन अत्यंत विशाल थे एवं उनकी विशालता को और अधिक दर्शाने के लिए भवनों का आधार काफी ऊंचा बनाया गया। बड़े पैमाने पर रंगीन एवं चमकीले कपड़ों टाइल के प्रयोग के कारण भवनों में विविधता दिखाई पड़ती है। उनमें से सर्वाधिक भवन है जामा मस्जिद, इंडोला महल और जहाज महल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के बारे में लिखा है? किसने महमूद खिलजी के बारे में लिखा है कि ऐसा कोई वर्ष मुश्किल से ही जाता होगा जब कि वह मैदान में न उतरता हो। इस तरह शिविर उसका घर बन गया और युद्ध मैदान उसके लिए आराम गाह बन गया। तो यह लिखा था, फरिश्ता ने लिखा था सुल्तान महमूद खिलजी के बारे में। सन 1436 में सुल्तान महमूद गोरी को उसके वजीर खलजी तुर्क महमूद खान ने जहर देकर मार डाला और तख्त पर कब्जा करके खलजी वंश की नींव डाली, जो करीब एक शताब्दी तक चलता रहा। फरिश्ता के अनुसार सुल्तान महमूद विनम्र, साहसी, न्यायप्रिय और विद्वान था। उसके शासन में उसके मुस्लिम और हिंदू दोनों ही प्रजाएं सुखी थी और उनमें आपस में दोस्ताना मेलजोल कायम रहता था। ऐसा कोई वर्ष मुश्किल से ही जाता होगा जबकि वह मैदान में न उतरता हो। इस तरह शिविर उसका घर बन गया था और युद्ध का मैदान उसके लिए आरामगाह। वह अपने फुर्सत के क्षण दुनिया के विभिन्न विभिन्न राज दरबारों के इतिहास और संस्मरणों को सुनने में व्यतीत करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मेवाड़ के किस शासक ने महमूद खिलजी के साथ युद्धोपरांत चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? निम्नलिखित में से मेवाड़ के कौन से शासक ने अम, महमूद खिलजी के साथ युद्धोपरांत चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? महाराणा कुंभा ने। चित्तौड़ के राणा के साथ महमूद खिलजी का युद्ध स्पष्ट अनिर्णित रहा होगा, क्योंकि राणा ने अपनी तथाकथित विजय की स्मृति में चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया था। सुल्तान ने भी इस तरह का दावा करते हुए मांडू में 7 मंजिली उल्लेखनीय मीनार बनवाई। यह स्मारक दुर्भाग्य से गिर गया और इतनी बुरी तरह से ध्वस्त हो गया कि उसका वास्तविक स्थान निश्चित करने में पुरातत्व विभाग को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? मांडू के अंदर। मांडू का ध्वस्त किला नगर की ऊंची पहाड़ी के ऊपर लंबे चौड़े मैदान में फैला है और करीब 25 मील या इससे भी ज्यादा लंबे पर कांटे की दीवार से घिरा है। मांडू में एक भव्य जामा मस्जिद, हिंडोला महल, जहाज महल, होशंग शाह का मकबरा सफेद संगमरमर से बना और बाज बहादुर एवं रानी रूपवती के महलों के अलावा बलुआ पत्थर और संगमरमर से बने अन्य अन्य अनेक उल्लेखनीय स्मारक इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा के निम्नलिखित खलजी शासकों का सही क्रम क्या है?
मालवा के निम्नलिखित खलजी शासकों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले ग्यासुद्दीन। ग्यासुद्दीन का जो शासनकाल रहा था, यह रहा था 1469 से लेकर 1501 तक। 1469 से 1501 तक जो ग्यासुद्दीन खिलजी शासक रहे थे मालवा में। नासिरुद्दीन नासिरुद्दीन है जो 1501 से लेकर 1510 तक शासक रहे। महमूद महमूद जो जिसने मालवा में खिलजी वंश की स्थापना की थी 1436 से लेकर 1469 तक। और महमूद द्वितीय जो 1510 से लेकर 1531 तक। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा महमूद प्रथम। दूसरे नंबर पर इसमें ग्यासुद्दीन, जो महमूद प्रथम के बाद शासक बना ग्यासुद्दीन। ग्यासुद्दीन के बाद नसरुद्दीन और सबसे अंत में महमूद द्वितीय। 3, 1, 2 और 4 द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेदिनी राय ने मालवा के किस खिलजी शासक के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया? मेदिनी राय ने मालवा के कौन से खिलजी शासक के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था? महमूद खिलजी द्वितीय। खिलजी वंश का चौथा शासक महमूद द्वितीय अकुशल और अयोग्य शासक था। विख्यात राजपूत सरदार चंदेरी के मेदिनी राय का मालवा की आंतरिक राजनीति में अत्यधिक प्रभाव था और कुछ समय तक उसने राज्य के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। सन 1531 में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने मालवा पर विजय प्राप्त की। सन 1535-36 ईस्वी में हुमायूं ने मालवा को ध्वस्त किया और दिल्ली के मुगल साम्राज्य में उसका विलय कर दिया। मालवा के पश्चात तीसरा प्रांतीय क्षेत्र गुजरात। 1401 ईस्वी में गुजरात के स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करने वाला गुजरात का अंतिम सूबेदार कौन था? 1401 में गुजरात के स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य करने वाला गुजरात का अंतिम सूबेदार कौन था? जफर खां। ए नंबर ऑप्शन। सन 1331 में नियुक्त अंतिम सूबेदार जफर खान ने, जो कि व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र रहता आया था, सन 1401 में औपचारिक तौर पर दिल्ली सल्तनत की अधीनता त्याग दी और अपने पुत्र तातार खां को नसरुद्दीन मोहम्मद शाह की पदवी देकर सुल्तान के रूप में गुजरात के स्वतंत्र राज्य के सिंहासन पर बैठा दिया। तत्कालीन तथ्यों की छानबीन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि इस नए सुल्तान को 1407 ईस्वी में उसके पिता ने ही जहर दे दिया, लेकिन 4 साल बाद ही इस बूढ़े आदमी को, जो कि सुल्तान मुजफ्फर साहब बन बैठा था, उसके पौत्र अल्प खान ने जहर दे दिया और स्वयं अहमद शाह नाम से तख्त पर आसीन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमदाबाद में तीन दरवाजा व जामा मस्जिद का निर्माण गुजरात के किस सुल्तान ने करवाया था? अहमदाबाद में तीन दरवाजा और जामा मस्जिद का निर्माण गुजरात के कौन से सुल्तान ने करवाया था? अहमद शाह प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमद शाह प्रथम द्वारा राजधानी अहमदाबाद स्थानांतरित करने के पूर्व गुजरात की राजधानी कौन सी थी? अहमद शाह प्रथम ने गुजरात की राजधानी अहमदाबाद स्थानांतरित की। इससे पहले गुजरात की राजधानी कौन सी थी? पाटन। बे नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसे गुजरात के स्वतंत्र राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? गुजरात के स्वतंत्र राज्य का वास्तविक संस्थापक अहमद शाह को। बे नंबर ऑप्शन। गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक मुजफ्फर शाह के पुत्र अहमद शाह प्रथम, जिसने 1411 से 1442 ईस्वी तक शासन किया था, अहमद शाह प्रथम को माना जाता है। उसने अपनी राजधानी पाटन से हटाकर अहमदाबाद नामक एक नए नगर में स्थापित की, जिसकी आधारशिला उसने 1413 ईस्वी में रखी थी। उस उसके काल में जो वास्तुशैली विकसित हुई वह दिल्ली से सर्वथा भिन्न थी तथा उसमें गुजरात के गुजरात के जैनों की समृद्ध वास्तु परंपरा से बहुत कुछ ग्रहण किया गया था। इस वास्तुशैली की कुछ विशेषताएं: छरहरे बुर्ज, उत्कृष्ट पत्थर नक्काशी एवं अत्यंत अलंकृत तोड़े, दिन तीन दरवाजा एवं अहमदाबाद की जामा मस्जिद इस काल की वास्तुकला के उत्तम उदाहरण है। सौराष्ट्र में उसने गिरनार के मजबूत किले पर कब्जा कर लिया, किंतु वहां के राजा द्वारा नजराना देने का वादा किए जाने पर उसने यह किला वापस कर दिया था। उसके बाद उसने प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल सिद्धपुर पर आक्रमण किया। वह वहां के कई सुंदर मंदिरों को ध्वस्त किया। पेशकश अथवा वार्षिक नजराने के अतिरिक्त उसने गुजरात के हिंदू शासकों पर जजिया आरोपित किया, जो उन पर
इसके पूर्व कभी भी आरोपित नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात के निम्न शासकों का सही क्रम क्या है? गुजरात के शासकों का निम्न क्रम क्या है? सबसे पहले नंबर पर है महमूद बेगड़ा। महमूद बेगड़ा का जो शासनकाल रहा था यह रहा था 1458 से 1511 ईस्वी तक। 1458 से लेकर 1458 में शासक बने थे, 1458 से 1511 तक रहे थे। दूसरे नंबर पर है मुजफ्फर शाह। मुजफ्फर शाह जो 1407 से लेकर 1407 से 1411 तक। बहादुर शाह। बहादुर शाह जो 1526 से 1537 तक, 1526 से लेकर 1537 तक। और अहमद शाह प्रथम। अहमद शाह प्रथम है जो 1411 से लेकर 1411 से लेकर 1443 ईस्वी तक शासक रहे थे। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आएंगे वो आएंगे मुजफ्फर शाह प्रथम जो 1407 से 11 पर। दूसरे नंबर पर अहमद शाह जो 1411 से 43। तीसरे नंबर पर महमूद बेगड़ा 1458 से 1511। और चौथे नंबर पर बहादुर शाह जो 1526 से 1537। 2, 4, 1 और 3 6 नंबर ऑप्शन। सल्तनत काल में जफर का गुजरात का अंतिम सूबेदार साबित हुआ, जिसे 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक नसरुद्दीन मोहम्मद शाह ने नियुक्त किया था। इसके पश्चात जफर खान ने अपने पुत्र तातार खां को नसरुद्दीन मोहम्मद शाह नाम से सुल्तान बनाया, लेकिन 1407 ईस्वी में जफर खां उसे जहर देकर पुनः मुजफ्फर शाह नाम से सुल्तान बना। 1411 ईस्वी में उसके पुत्र अल्प खां ने उसे जहर देकर अहमद शाह प्रथम नाम से शासन संभाला। इसके पश्चात मोहम्मद शाह द्वितीय 1442 से 51, अहमद शाह 1451 से 58, दाऊद शाह 1458, महमूद बेगड़ा 1458 से 1511, फिर मुजफ्फर शाह द्वितीय, सिकंदर महमूद द्वितीय, बहादुर शाह आदि शासक हुए। बहादुर शाह के बाद का काल अराजकता का काल था, जिसमें महमूद तृतीय, अहमद तृतीय व मुजफ्फर तृतीय ने शासन किया। 1573 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वणिक समुदाय के माणिकचंद व मोतीचंद गुजरात के किस सुल्तान के मंत्री थे? वणिक समुदाय के माणिकचंद और मोतीचंद जो गुजरात के कौन से सुल्तान के मंत्री थे? अहमद शाह प्रथम के। ए नंबर ऑप्शन। जहां अहमद शाह ने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किए जाने का आदेश देकर अपनी धर्मांधता का परिचय दिया, वहीं उसने शासन कार्य में हिंदुओं को शामिल करने में किंचित संकोच नहीं किया। बनिया अथवा वणिक समुदाय के माणिकचंद एवं मोतीचंद उसके मंत्री थे। वह न्याय करने में इतना सख्त था कि एक बार उसने अपने दामाद को ही एक हत्या के अपराध के लिए बाजार में सरेआम मृत्युदंड दे दिया। उसने ईडर के शक्तिशाली किले को अपने अधीन कर लिया एवं झालावाड़, बूंदी, डूंगरपुर आदि राजपूत राज्यों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवा के सुल्तान होशंग शाह या होशंग शाह को पराजित कर अब बंदी बनाने वाला गुजरात का सुल्तान कौन था? मालवा मालवा के जो शासक थे होशंग शाह या होशंग शाह उनको पराजित करके बंदी बनाने वाला गुजरात का शासक कौन था? मुजफ्फर शाह। दिलावर खां के बाद होशंग शाह मालवा का सुल्तान बना। मुजफ्फर शाह ने होशंग शाह को पराजित कर कैद कर लिया। मालवा को नियंत्रित करने में कठिनाई महसूस कर उसने कुछ वर्षों के बाद होशंग शाह को रिहा कर दिया और उसे पुनः मालवा का सुल्तान बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद बेगड़ा या बेगड़ा का शासनकाल था। महमूद बेगड़ा का शासनकाल 1459 से लेकर 1511 ईस्वी। गुजरात का सर्वाधिक प्रसिद्ध सुल्तान महमूद बेगड़ा, जिसने गुजरात में 50 वर्षों से भी अधिक समय 1459 से लेकर 1511 शासन किया। उसे बेगड़ा इसलिए कहा जाता है कि उसने दो सर्वाधिक शक्तिशाली किलों गढ़ों सौराष्ट्र में गिरनार, जिसे अब जूनागढ़ कहा जाता है, एवं दक्षिण गुजरात में चंपानेर पर कब्जा कर लिया था। एक अन्य बयान के अनुसार उसे बेगड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके मूंछें गाय के सींगों बेगड़ा की तरह दिखाई पड़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्तफाबाद व मोहम्मदाबाद नगरों की स्थापना किस सुल्तान ने की? मुस्तफाबाद व मोहम्मदाबाद नगरों की स्थापना कौन से सुल्तान ने की थी? महमूद बेगड़ा ने। द नंबर ऑप्शन। गिरनार के किले पर महमूद बेगड़ा का कब्जा विश्वासघात एवं राजद्रोह के कारण हुआ। किले के पतन के बाद राजा ने इस्लाम कबूल कर लिया और सुल्तान की सेवा में सम्मिलित हो गया। सुल्तान ने पहाड़ी की तराई में मुस्तफाबाद नामक एक नया नगर बसाया। उसने वहां कई ऊंची ऊंची इमारतें बनवाई।
एवं अपने अमीरों से भी ऐसा करने को कहा। इस प्रकार यह नगर गुजरात की दूसरी राजधानी बन गया। बाद में इस क्षेत्र में महमूद बेगड़ा ने द्वारका को तबाह कर दिया, जिसका मुख्य कारण यह था कि वहां समुद्री डाकुओं के अड्डे थे जो व्यापारियों को लूटते और परेशान करते थे। इस प्रकार महमूद के आक्रमण का तात्कालिक कारण मौलाना समरकंदी की शिकायत थी कि हुरमुज लौटते समय उसे समुद्री डाकुओं ने समुद्र तट की ओर खदेड़ दिया तथा उसकी सारी संपत्ति लूट ली गई। इन समुद्री डाकुओं को स्थानीय शासक ने आश्रय दे रखा था, किंतु इस सैनिक अभियान के दौरान वहां के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों को भी ध्वस्त किया गया। चंपानेर का किला खानदेश और मालवा को अपने नियंत्रण में लाने की सुल्तान की योजनाओं के लिए अति महत्व रखता है। सन 1454 ईस्वी में चंपानेर का गुजरात के सुल्तान पर कब्जा हो गया। सुल्तान ने चंपानेर के निकट मुहम्मदाबाद नामक एक नया शहर बसाया। उसने वहां बहुत सारे उत्तम बाग लगाए और उसे अपना प्रमुख निवास स्थान बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अत्यधिक भोजन करने पेटूपन के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा सुल्तान अत्यधिक भोजन करने के लिए प्रसिद्ध था? महमूद बेगड़ा। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पुर्तगाली यात्री के अनुसार महमूद बेगड़ा को बचपन से ही थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता था? दुआर्ते बारबोसा के अनुसार। सी नंबर ऑप्शन। महमूद बेगड़ा का रूप अनोखा था। उसकी लहराती हुई दाढ़ी जो उसकी कमर तक पहुंचती थी और उसकी मूंछ इतनी लंबी थी कि वह उसे अपने सिर के ऊपर बांधता था। विदेशी यात्री बारबोसा के अनुसार बचपन से ही महमूद को थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता था, जिसके कारण उसका शरीर इतना विषाक्त हो गया कि यदि कोई मक्खी उसके हाथ पर बैठ जाती तो वह फूल जाती और तत्काल ही मर जाती थी। महमूद अपने पेटूपन के लिए भी प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि नाश्ते में वह एक प्याला शहद, एक प्याला मक्खन व 100 से 150 केले खा जाता था। वह प्रतिदिन 10 से 15 किलो भोजन उदरस्त करता था और बताया जाता है कि रात में उसके तकिए के दोनों ओर मांस युक्त समोसों की थालियां रखी जाती थी ताकि यदि उसे भूख लगे तो अपनी भूख मिटा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात के किस सुल्तान का राजकवि उदयराज था? गुजरात के किस सुल्तान का राजकवि उदयराज था? महमूद बेगड़ा का राजकवि। महमूद बेगड़ा ने कभी भी अव्यवस्थित रूप से शिक्षा नहीं पाई थी, किंतु विद्वान व्यक्तियों के साथ अपने निरंतर साहचर्य के कारण उसने काफी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उसके शासनकाल के दौरान बहुत सी पुस्तकों का अरबी से फारसी में अनुवाद किया गया। उसके राजकवि उदयराज थे, जो संस्कृत में काव्य रचना करते थे। उदयराज ने महमूद चरित की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात के किस सुल्तान ने पुर्तगालियों के खिलाफ मिस्र के सुल्तान के साथ संधि की थी? गुजरात के कौन से सुल्तान ने पुर्तगालियों के खिलाफ मिस्र के सुल्तान के साथ संधि की थी? महमूद बेगड़ा ने। सी नंबर ऑप्शन। अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में महमूद बेगड़ा की पुर्तगालियों से लड़ाई हो गई, किंतु उसने पुर्तगालियों के खिलाफ तुर्की के सुल्तान से संधि कर ली। 1507 ईस्वी में एक गुजराती अधिकारी ने पुर्तगालियों पर हमले के लिए कुछ तुर्क सेनाओं और 10 जहाजों की सहायता प्राप्त की। पुर्तगालियों के पुर्तगालियों के विरुद्ध पिछले आक्रमण के दौरान गुजराती सेनाओं को सफलता मिल गई थी और उन्होंने बंबई के दक्षिण में चोल के पास कीमती माल से लदे एक विशाल पुर्तगाली जहाज को भी डुबो दिया था। लेकिन 2 साल बाद 1509 ईस्वी में काठियावाड़ में दीव के पास, जो कि उस समय गुजरात में शामिल था, हर हुए एक युद्ध में कुछ गुजराती जहाजी बेड़ा नष्ट कर दिया गया। इटालवी यात्री लुदोविको दी बार्थोमा ने उसकी कीर्ति को यूरोप तक पहुंचा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद बेगड़ा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? महमूद बेगड़ा से संबंधित कौन कौन से कथन सही है? पहला कि उसने पुर्तगालियों के खिलाफ मिस्र के सुल्तान से सहायता ली थी, तो यह सही है। उसने जूनागढ़ व चंपानेर के किले को जीत लिया था। उसका मूल नाम फतेह खां था। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र मुजफ्फर शाह द्वितीय सुल्तान बना था। तो चारों ऑप्शन इसमें राइट है। द नंबर ऑप्शन। अहमद शाह को गुजरात राज्य की स्वतंत्रता का संस्थापक माना जाता है।
उसके असावल नामक पुराने कस्बे के स्थान पर आधुनिक अहमदाबाद नामक नगर का निर्माण कर उसने अपनी राजधानी बनाया। उसके बाद उसके ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद शाह ने 1442 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक शासन किया। फिर कुतुबुद्दीन अहमद और दाऊद नामक दो दुर्बल शासक हुए। दाऊद इतना अयोग्य था कि सिंहासन पर बैठने के कुछ ही दिनों के भीतर अमीरों ने उसे अपदस्थ करके अहमद शाह के पुत्र अबुल फतेह खां को गद्दी पर बैठाया। उसने महमूद शाह की उपाधि धारण की। वह महमूद बेगड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। उसने कच्छ के सुम्र और सोलह सामंतों को हराया और जूनागढ़ तथा चंपानेर के किले को जीत लिया। जगत द्वारका के समुद्री डाकुओं को उसने दंड दिया। मालवा के महमूद खिलजी के विरुद्ध उसने निजाम शाह बहमनी का पक्ष लिया और खिलजी को पराजित किया। अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में उसने मिस्र के सुल्तान की सहायता से पुर्तगालियों पर आक्रमण किया, जिन्होंने भारतीय समुद्रों के लाभप्रद व्यापार पर एक अधिकार स्थापित कर लिया था। मिस्री बेड़े का सेनापति जेदा का सूबेदार अमीर हुसैन कुर्द था और भारतीय सेना का संचालन मलिक अयाज ने किया। 1508 ईस्वी में चोल के निकट एक पुर्तगाली टुकड़ी की पराजय हुई, किंतु 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी हानि पूरी कर ली और दीव के निकट मिस्रों के बेड़े को कुचल दिया। बाध्य होकर महमूद बेगड़ा को उन्हें दीव के निकट व्यापारिक कोठी बनाने के लिए भूमि देनी पड़ी। नवंबर 1511 ईस्वी में महमूद की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र मुजफ्फर शाह द्वितीय उत्तराधिकारी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1531 ईस्वी में मालवा के महमूद द्वितीय ने को हराकर मालवा को गुजरात में शामिल करने वाला सुल्तान कौन था? 1531 में मालवा के महमूद द्वितीय को हराकर मालवा को गुजरात में शामिल करने वाला सुल्तान कौन था? तो यह था बहादुर शाह। बहादुर शाह, बे नंबर ऑप्शन। सुल्तान मुजफ्फर शाह द्वितीय ने मेदिनी राय राजपूत के विरुद्ध युद्ध किया और महमूद खिलजी को पुनः मालवा की गद्दी पर बिठा दिया। 1526 ईस्वी में उसका देहावसान हो गया। इसके उपरांत इसके उपरांत सिकंदर तथा महमूद द्वितीय नामक दो अयोग्य शासक गद्दी पर बैठे, किंतु उन्होंने कुछ महीनों ही राज किया। जुलाई 1526 ईस्वी में मुजफ्फर शाह द्वितीय का एक अन्य पुत्र बहादुर शाह सुल्तान हुआ। बहादुर शाह ने 1526 से लेकर 1537 ईस्वी तक राज किया। मालवा के महमूद द्वितीय को हराकर 1531 में उसने उस राज्य को गुजरात में शामिल कर लिया। तदुपरांत 1531 ईस्वी में उसने मेवाड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़गढ़ को घेर लिया, किंतु उसने एक भूल की। हुमायूं के विद्रोही चचेरे भाइयों को शरण देकर उसने मुगल साम्राज्य से झगड़ा मोल ले लिया। अतः हुमायूं ने उसे पराजित करके 1535 में मालवा पर अधिकार कर लिया और फिर उसे गुजरात में ही मार भगाया, किंतु हुमायूं को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। बहादुर शाह ने अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात के किस सुल्तान को पुर्तगाली गवर्नर ने धोखे से समुद्र में डुबोकर मार डाला? गुजरात के कौन से सुल्तान थे जिनको पुर्तगाली गवर्नर ने धोखे से समुद्र में डुबोकर मार डाला था? तो वह गुजरात के सुल्तान थे बहादुर शाह। फरवरी 1537 ईस्वी में पुर्तगाली गवर्नर डॉक्टर नुनो दा कुन्हा ने धोखा देकर उसे अपने एक जहाज पर बुला लिया और विश्वासघात करके समुद्र में डुबो दिया। उसकी मृत्यु के बाद गुजरात में कई दुर्बल शासक हुए और राज्य भर में अव्यवस्था फैली रही। इससे लाभ उठाकर महान मुगल सम्राट अकबर ने 1572-73 ईस्वी में गुजरात को जीत कर मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुजरात के किस सुल्तान ने दो रूमी उस्ताद तोप जो अमीर मुस्तफा रूमी का व ख्वाजा जफर की सेवाएं ली थी? बहादुर शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपानेर के निकट बाग ए फिरदौस की स्थापना किसने की? चंपानेर के निकट बाग ए फिरदौस की स्थापना किसने की थी? महमूद बेगड़ा ने। बे नंबर ऑप्शन। मलिक गोपी गुजरात के किस सुल्तान का हिंदू मंत्री था? मलिक गोपी जो गुजरात के कौन से सुल्तान का हिंदू मंत्री था? महमूद बेगड़ा का। गुजरात के पश्चात एक और प्रांत है राज्य बंगाल। दिल्ली के किस सुल्तान ने 1330-31 में बंगाल को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर दो भागों में बांट दिया था?
दिल्ली के किस सुल्तान ने 1330-31 में बंगाल को दिल्ली सल्तनत के अधीन कर दो भागों में बांट दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद गोरी के प्रतिभाशाली लेफ्टिनेंट इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के बंगाल पर विजय प्राप्त करने के बाद 12वीं शताब्दी के अंत तक यह एक सुदृढ़ मुस्लिम शक्ति बन गया। 1330-31 में गयासुद्दीन बहादुर ने मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, लेकिन शाही सेना ने उसको पराजित कर दिया और उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। तदुपरांत बंगाल को दो इकताऊ प्रांतों में विभक्त कर दिया। उनके मुख्यालय सोनारगांव, ढाका ढाका और लखनऊ थे। 1338-39 में बंगाली मुस्लिम विशिष्ट वर्ग ने दिल्ली सल्तनत के विरुद्ध पुनः पुनः विद्रोह किया। परिणाम स्वरूप बंगाल में दो स्वतंत्र मुस्लिम राज्यों का आविर्भाव हो गया। सोनारगांव पर फखरुद्दीन मुबारक शाह का शासन था, जबकि लखनऊ पर हाजी इलियास का नियंत्रण था। अपने बंगाल विरोधी के विरुद्ध संक्षिप्त सशस्त्र संघर्ष के बाद हाजी इलियास ने सोनारगांव पर भी नियंत्रण कर लिया और शमसुद्दीन इलियास शाह की उपाधि के साथ संयुक्त बंगाल का प्रभुसत्ता संपन्न शासक बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1415 ईस्वी के लगभग दिनाजपुर के किस जमींदार राजा ने बंगाल की सत्ता संभाली? 1415 ईस्वी के लगभग दिनाजपुर के कौन से जमींदार ने बंगाल की सत्ता संभाली थी? गणेश ने। ए नंबर ऑप्शन। 1357 में इलियास का पुत्र सिकंदर सुल्तान हुआ। इसके शासनकाल में फिरोज तुगलक ने बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का पुण्य प्रयत्न किया, किंतु वह असफल रहा। इसका उत्तराधिकारी गयासुद्दीन आजम हुआ, जो योग्य शासक था। उसने चीन के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किया। 1410 ईस्वी, कुछ स्रोतों में 1409 ईस्वी है। 1410 में उसकी मृत्यु के बाद सैफुद्दीन हमजा शाह सुल्तान हुआ, किंतु वह दुर्बल शासक था। उसके शासनकाल में भतूरिया और दिनाजपुर के ब्राह्मण जमींदार राजा गणेश ने दरबार में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। स्थानीय इतिहासकारों का कहना है कि हमजा शाह की मृत्यु के बाद राजा गणेश स्वतंत्र शासक बन बैठा, किंतु कुछ समय उपरांत उसने अपने पुत्र जादू के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया। सिंहासन पर बैठने के कुछ वर्ष बाद जादू मुसलमान हो गया और जलालुद्दीन मोहम्मद शाह की उपाधि धारण की। 1431 में उसकी मृत्यु हो गई। फिर उसके पुत्र शमसुद्दीन अहमद ने 1442 ईस्वी तक शासन किया। उसके उपरांत एक के बाद एक दो सुल्तान हुए। वे अमीरों के हाथों के कठपुतली बने रहे। उन्होंने थोड़े ही समय तक राज्य किया। फिर हाजी इलियास का एक पुत्र नसरुद्दीन सिंहासन पर बैठा। इस सुल्तान ने नसरुद्दीन अबुल मुजफ्फर महमूद शाह की ऊंची उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के इलियास वंश का पुनः संस्थापक कौन था? नसरुद्दीन महमूद शाह। संस्थापक इसके शमसुद्दीन इलियास शाह थे और पुनः संस्थापक नसरुद्दीन महमूद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिरोज तुगलक ने बंगाल के किस सुल्तान के साथ संधि करके कोसी नदी को दोनों राज्यों की सीमा माना था? फिरोज तुगलक ने बंगाल के कौन से सुल्तान से संधि करके कोसी नदी को दोनों राज्यों की सीमा माना था? शमसुद्दीन इलियास शाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के निम्नलिखित सुल्तानों का सही क्रम क्या है? बंगाल के निम्नलिखित सुल्तानों का सही क्रम क्या है? तो इसमें सबसे पहले जो नाम है सिकंदर शाह। सिकंदर शाह बंगाल में सुल्तान बने थे 1357 ईस्वी में। 1357 से 1389 ईस्वी तक रहे थे। दूसरे नंबर पर शमसुद्दीन इलियास शाह। शमसुद्दीन इलियास शाह खां इलियास शाह जो 1342 से 1357 तक रहे थे। तीसरे नंबर पर अलाउद्दीन हुसैन शाह जो 1493 से 1518 तक थे। और बारबक शाह जो 1459 से लेकर 1474 ईस्वी तक शासक रहे थे। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आएगा वो आएगा शमसुद्दीन इलियास खां 1342 से 57। दूसरे नंबर पर सिकंदर शाह 1357 से 89। तीसरे नंबर पर बारबक शाह 1459 से 74। और चौथे नंबर पर अलाउद्दीन हुसैन शाह जो 1493 से 1518। 2, 1, 4 और 3। ए नंबर ऑप्शन। इलियास वंश शमसुद्दीन इलियास शाह
1342 से 57, सिकंदर शाह 57 से 89, गयासुद्दीन आजम शाह 89 से 1409 और उसके बाद सैफुद्दीन। फिर हिंदू शासक आए जिसमें गणेश गणेश के बाद यदुसेन या जादू, जो गणेश का पुत्र यदुसेन, जो इस्लाम अपनाकर जलालुद्दीन मुहम्मद शाह के नाम से सुल्तान बना। इसके बाद इस यदुसेन का पुत्र शमसुद्दीन अहमद शाह। फिर पुनः इलियास वंश की पुनर्स्थापना हुई जो नसरुद्दीन मोहम्मद ने की थी, जो पुनः संस्थापक कहलाया इलियास वंश का 1442 से 1458 तक। उसके पश्चात रुकनुद्दीन बारबक शाह 1459 से 74, फिर शमसुद्दीन यूसुफ शाह, जलालुद्दीन फतेह शाह, नसरुद्दीन महमूद, शमसुद्दीन मुजफ्फर। इसके पश्चात हुसैन वंश का संस्थापक अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1518, नुसरत शाह 1518 से 33, अलाउद्दीन फिरोज शाह 1533, गयासुद्दीन महमूद शाह 1533 से 38। यह बंगाल में स्वतंत्र सत्ता का अंतिम स्वतंत्र शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बंगाल के किस सुल्तान ने चीन के शासक को एक स्वर्ण पट्टिका पर लिखित पत्र व एक जिराफ भेजा? बंगाल के कौन से सुल्तान ने चीन के शासक को एक स्वर्ण पट्टिका पर लिखित पत्र और एक जिराफ भेजा था? सैफुद्दीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिराज फारस का शायर और हाफिज बंगाल के किस सुल्तान का मित्र था? सिराज जो फारस का शायर था, सिराज का शायर और हाफिज बंगाल के कौन से सुल्तान के मित्र थे? गयासुद्दीन आजम शाह। आजम शाह ने अपने समय में विख्यात विद्वानों के साथ घनिष्ठ संबंध थे, जिनमें सिराज का फारसी कवि हाफिज भी था। उसने चीन के साथ पुनः मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए। चीन के सम्राट ने उसके दूत का शानदार स्वागत किया एवं सन 1409 में सुल्तान और उसकी पत्नी हेतु उपहारों के साथ अपना दूत भेजा और बौद्ध भिक्षुओं को चीन भेजने का अनुरोध किया। सुल्तान ने इस निवेदन को स्वीकार करते हुए कई बौद्ध भिक्षुओं को चीन की ओर रवाना किया। इससे यह भी पता चलता है कि उस समय तक बंगाल में बौद्ध धर्म का अस्तित्व पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। 6 वर्षों बाद उसके उत्तराधिकारी सुल्तान सैफुद्दीन ने फिर एक स्वर्ण पट्टिका पर लिखित एक पत्र और एक जिराफ चीनी सम्राट को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रांत के संबंध में चीनी द्विभाषी महुआन ने कहा है? किस प्रांत के संबंध में चीनी द्विभाषी महुआन ने कहा है कि यहाँ का कागज मृग चर्म जितना चमकीला होता है? यहाँ का कागज है जो मृग चर्म जितना चमकीला होता है। अब बंगाल के बारे में, चीन के साथ व्यापार हेतु चटगांव एक उन्नत बंदरगाह बन गया। बंगाल के निर्यातों में उत्तम कोटि के कपड़े शामिल थे। चीनी दूध के चीनी दूत ने चीनी दुभाषी महुआन ने एक विवरण छोड़ा जो बंगाल के रेशम उत्पादन व शहतूत के पेड़ पर उल्लेख उल्लेख किया है। उसने यह भी कहा है कि बंगाल का कागज मृग चम जितना चमकीला होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? अदीना मस्जिद कहाँ है? पांडुआ, पश्चिम बंगाल में। हुसैन शाह के 18 पुत्र थे। अमीरों ने उसके बेटे नुसरत शाह को उसका उत्तराधिकारी चुना। गौर और बंगाल के अन्य पुराने नगरों की मस्जिदें पूरी तरह एक विशिष्ट शैली में ईंटों से बनाई गई थी। इसमें गौर का हुसैन खान का मकबरा, उसके शासनकाल में बनी सुनहरी मस्जिद और नुसरत शाह के समय बनी सुनहरी मस्जिद तथा कदम रसूल समकालीन विशिष्ट स्मारक है। गौर से 20 मील दूरी पर पंडुआ की विशाल अदीना मस्जिद सिकंदर शाह ने सन 1368 ईस्वी में बनवाई थी। उसमें करीब 400 गुंबद है और वह बंगाल की सबसे उल्लेखनीय इमारत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाखिला दरवाजा कहाँ है? दाखिला दरवाजा कहाँ है? मालदा में। ए नंबर ऑप्शन। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में प्राचीन गोड़ में स्थित है। उस समय के अवशेषों में सबसे बड़ी अदीना मस्जिद है। यद्यपि इस मस्जिद में प्रयुक्त पत्थर अधिकांशतः लखनौती के मंदिरों एवं अन्य भवनों से लूटे हुए हैं, किंतु चौड़ी व ढालू मेहराब, जिसे लटकन मेहराब कहा जाता है, विशेष प्रकार के स्तंभों तथा वक्रात्मक छतों के प्रयोग से पता चलता है कि यहाँ दिल्ली से स्वतंत्र एक नई वास्तुशैली का विकास हुआ था जिसमें स्थानीय परंपराओं का प्रयोग किया गया।
वास्तुकला की यह परिपक्व शैली 15वीं सदी के उत्तरार्ध में निर्मित दाखिल दरवाजा में देखी जा सकती है। भवनों का निर्माण अधिकांशतः ईंटों और गारे से होता है एवं बहुत कम मात्रा में पत्थरों का प्रयोग होता है। सजावटी रूपांकनों के रूप में कमल, बतख आदि का प्रयोग हिंदू परंपराओं के प्रभाव को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण का बांग्ला में अनुवाद करने वाले विद्वान थे। रामायण का बांग्ला में अनुवाद करने वाले विद्वान कौन थे? कृत्तिवास। बे नंबर ऑप्शन। बांग्ला में सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ संस्कृत रामायण की कृत्तिवास द्वारा अनुदित बांग्ला रामायण है। कृत्तिवास का जन्म सन 1346 में हुआ था तथा इस ग्रंथ को बांग्ला की बाइबिल कहा जाता है। बंगाल में इस ग्रंथ का वही स्थान है जो तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का उत्तर भारत में है। नुसरत शाह के हुक्म से महाभारत का एक बांग्ला संस्करण भी तैयार करवाया गया। इस काव्य का आरंभिक वर्णन 14वीं सदी का माना जाता है और दूसरा हुसैन शाह के समय का, जो सेनापति प्रांगल खां के हुक्म से कविंद्र परमेश्वर द्वारा रचित तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण विजय के रचयिता थे। श्री कृष्ण विजय के रचयिता कौन थे? मालाधर बसु। ए नंबर ऑप्शन। बंगाल के सुल्तानों ने बांग्ला भाषा को भी बढ़ावा दिया। विख्यात कवि एवं श्री कृष्ण विजय के रचयिता मालाधर बसु को सुल्तानों ने संरक्षण दिया एवं गुणराज खान की उपाधि प्रदान की। उनके पुत्र को सत्यराज खान की उपाधि प्रदान कर सम्मानित किया गया। किंतु बांग्ला भाषा के विकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण काल अलाउद्दीन हुसैन 1493 से 1519 ईस्वी का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपा और सनातन बंगाल के किस सुल्तान के समय उच्च पदों पर थे? रूपा और सनातन बंगाल के किस सुल्तान के समय उच्च पदों पर थे? अलाउद्दीन हुसैन के समय। अलाउद्दीन हुसैन ने पुनः कानून और व्यवस्था कायम की एवं हिंदुओं को उच्च पद प्रदान करते हुए एक उदार नीति अपनाई। इस प्रकार उसका वजीर एक प्रतिभाशाली हिंदू था। मुख्य चिकित्सक, अंगरक्षकों का प्रधान, टकसाल अध्यक्ष आदि सभी हिंदू ही थे। पक्के वैष्णव के रूप में विख्यात दो भाई रूपा और सनातन उच्च पदों से विभूषित किए गए। उनमें से एक भाई तो सुल्तान का निजी सचिव था। रामायण का बांग्ला में अनुवाद करने वाले कृतिवास के बारे में कहा जाता है कि वह सनातन का काफी निकट सहयोगी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बंगाल का कौन सा सुल्तान चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था और उनका बहुत सम्मान करता था? निम्नलिखित में से बंगाल का कौन सा सुल्तान चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था और उनका बहुत सम्मान करता था? तो यह था अलाउद्दीन हुसैन। छह नंबर ऑप्शन। अलाउद्दीन हुसैन शाह को कृष्ण का अवतार भी कहा गया। इसके अलावा नरपति तिलक, खलीफतुल्ला व जगत भूषण भी उसके विरुद्ध थे। बंगाल के हुसैन और वंश के अंतिम शासक को 1537-38 में किसने अपदस्थ कर बंगाल पर अधिकार किया था? बंगाल के हुसैन वंश के अंतिम शासक को 1537-38 में किसने अपदस्थ करके बंगाल पर अधिकार किया था? शेरशाह सूरी ने। 6 नंबर ऑप्शन। गौड़ या गौर बंगाल में बड़ा सोना व कदम रसूल। कदम रसूल मस्जिदों का निर्माण किसने करवाया था? कोड में बड़ा सोना व कदम रसूल मस्जिदों का निर्माण किसने करवाया था? नुसरत शाह ने। 6 नंबर ऑप्शन। बंगाल के पश्चात एक और स्वतंत्र प्रांतीय राज्य कश्मीर। 1339 ईस्वी में कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? 1339 ईस्वी में कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? शमसुद्दीन शाह। ए नंबर ऑप्शन। कश्मीर के किस शासक की उपाधि बुतकिशन थी? कश्मीर के कौन से शासक की उपाधि बुतकिशन थी? सिकंदर शाह की। द नंबर ऑप्शन। कश्मीर घाटी दिल्ली सल्तनत के अधिकृत क्षेत्र में नहीं थी। वहां मुस्लिम शासन स्थापित करने का श्रेय स्वात निवासी शाह मिर्जा शाह मीर को जाता है, जिसने अपने हिंदू संरक्षक के शासकीय परिवार को सन 1339 में समाप्त कर दिया और शमसुद्दीन शाह की उपाधि के साथ सिंहासनारूढ़ हुआ। अमीर तैमूर के दिल्ली पर आक्रमण के समय उसके पोत्रों में से एक सिकंदर शाह
उर्फ बुत्सिकन कश्मीर का था। उसके पुत्र अली शाह को उसके छोटे भाई शाह खान ने जून सन 1420 में अपदस्थ कर दिया और स्वयं जैनुल ओबिदीन की उपाधि के साथ सिंहासनारूढ़ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर पर 1320 ईस्वी में आक्रमण करने वाला मंगोल था। कश्मीर पर 1320 ईस्वी में आक्रमण करने वाला मंगोल कौन था? तो यह था दुलुचा। द नंबर ऑप्शन। कश्मीर की सुंदर घाटी काफी समय तक बाहरी लोगों के लिए निषिद्ध भूमि थी। अलबरूनी के अनुसार उन हिंदुओं को भी कश्मीर में घुसने नहीं दिया जाता था, जिनको वहां के सरदार व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे। इस काल में कश्मीर शैव धर्म के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात हुआ, किंतु 14वीं सदी के मध्य के आसपास हिंदू शासन का अंत होते ही स्थिति बदल गई। सन 1320 ईस्वी में मंगोल नेता दुलुचा द्वारा कश्मीर पर विध्वंसक आक्रमण किया गया। दुलुचा ने पुरुषों के आमसंहार का आदेश दिया, जबकि स्त्री और बच्चों को दास बनाकर मध्य एशिया के व्यापारियों के हाथों बेच दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौशेरा जम्मू कश्मीर। नौशेरा में पेशेवर उपद्रवियों के दल कोकलतासन को दंडित करने वाला कश्मीरी सुल्तान कौन था? जैनुल ओबिदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर के भारत आक्रमण के समय कश्मीर का शासक कौन था? तैमूर के भारत आक्रमण के समय कश्मीर का शासक कौन था? तो यह था सिकंदर। बे नंबर ऑप्शन। जम्मू कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर को किस कश्मीरी सुल्तान ने नष्ट किया? जम्मू कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर को किस कश्मीरी सुल्तान ने नष्ट किया था? तो यह क्या था? सिकंदर शाह ने। बे नंबर ऑप्शन। कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक शमसुद्दीन शाह था, जिसने 1339 ईस्वी में उस देश के सिंहासन पर अधिकार किया। उसका मूल नाम शाह मिर्जा था और स्वात का रहने वाला था। 1339 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके उपरांत उसके चार बेटों जमशेद, अलाउद्दीन, शिहाबुद्दीन और कुतुबुद्दीन ने एक के बाद एक लगभग 46 वर्ष तक राज्य किया। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर गद्दी पर बैठा। इसी के समय में तैमूर ने उत्तरी भारत पर आक्रमण किया, किंतु सौभाग्य से कश्मीर उन विपदाओं से बच गया जो उत्तर पश्चिमी भारत को भोगनी पड़ी थी। उसने हिंदुओं पर अत्याचार किए, ब्राह्मणों को या मुसलमान बना दिया गया अथवा कश्मीर से बाहर भगा दिया। केवल 11 परिवारों को ही वहां रहने दिया। उसने अनेक मंदिरों को नष्ट किया, जिसने मतंड का मार्तंड मंदिर अधिक महत्वपूर्ण था। यह विशाल कलाकृति आज भी आधी जली हुई है तथा भग्नावस्था में खड़ी हुई है, जो अपनी उपस्थिति में सुल्तान की बुत्सिकनी के उत्साह का परिचय देती है। अपनी इस धर्मांधता के कारण वह बुत्सिकन कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर के किस शासक ने आदेश दिया कि सभी ब्राह्मणों व अविद्वानों को या तो मुसलमान बन जाना चाहिए या फिर घाटी छोड़कर चले जाना चाहिए? कश्मीर के कौन से शासक थे जिन्होंने आदेश दिया कि सभी ब्राह्मण विद्वानों को या तो मुसलमान बन जाना चाहिए या फिर घाटी छोड़कर चले जाना चाहिए? तो यह कहा था सिकंदर शाह ने। बे नंबर ऑप्शन। सिकंदर शाह 1389 से 1413 ईस्वी के जमाने में ब्राह्मणों पर भीषण अत्याचार आरंभ हुआ। सुल्तान ने आदेश दिया कि सभी ब्राह्मणों और विद्वान हिंदुओं को या तो मुसलमान बन जाना चाहिए या फिर घाटी छोड़कर चले जाना चाहिए। उनके मंदिर ध्वस्त किए गए, सोने और चांदी की मूर्तियों को गलाकर सिक्के बनाए गए। कहा जाता है कि यह आदेश सुल्तान के मंत्री सुहा भट्ट को उकसाने के लिए जारी किए गए, जिसने कर कबूल कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैनुल ओबेदीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जैनुल ओबेदीन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला कि उसने कश्मीर से निकले गैर मुसलमानों को वापस बुलाया था। कश्मीर से निकले गैर मुसलमानों को वापस बुलाया, सती प्रथा पर रोक लगाई, जजिया कर समाप्त किया था, गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। तो ए से और द सही है। बे नंबर इसका गलत है। जैनुल ओबेदीन 1420 से 1470 ईस्वी की ताजपोशी के साथ स्थिति बदल गई, जिसने इन सारे आदेशों को निरस्त कर दिया और कश्मीर से भागे सभी गैर मुसलमानों को प्रसन्न कर पुनः कश्मीर में वापस बुलाया।
जो मुसलमान पुनः हिंदू धर्म में वापस आना चाहते थे, उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन स्वतंत्रता दे दी गई। उसने हिंदुओं का पहले के भूमि अनुदान एवं पुस्तकालय भी लौटा दिए, मंदिरों का भी जीर्णोद्धार करवाया। 100 वर्षों से अधिक समय बाद अबुल फजल ने लिखा कि कश्मीर में 150 विराट और वैभवशाली मंदिर है। हो सकता है कि उनमें से अधिकांश जैनुल आबिदीन द्वारा परम मरम्मत या पुनर्निर्मित कराए गए हो। जैनुल आबिदीन ने उसने जजिया और गो हत्या का अंत कर दिया। हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए सती पर रोक हटा दी। शासनकाल में उसके शासनकाल में कई उच्च पदों पर हिंदू आसीन थे। इस प्रकार श्रेया भट्ट न्याय मंत्री व राज्यवेद राज्यवेद था। सुल्तान की पहली दो रानियां हिंदू थी। वे जम्मू के राजा की पुत्रियां थी। उसके चारों पुत्रों की माताएं वे ही थी। उसकी मृत्यु के उसकी उनकी मृत्यु के बाद उसने तीसरा विवाह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाभारत व राजतरंगिणी पर फारसी में अनुवाद करने वाला कश्मीर का शासक कौन था? महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करने वाला कश्मीर का शासक कौन था? जैनुल आबिदीन। द नंबर ऑप्शन। कहाँ के शासक ने कहाँ के शासक ने जैनुल आबिदीन को कहाँ के शासक ने जैनुल आबिदीन को संगीत पर लिखे दो दुर्लभ ग्रंथ भेजे थे? तो यह भेजे थे ग्वालियर के शासक ने। जैनुल आबिदीन स्वयं एक विद्वान व्यक्ति था। उसने काव्य में रचनाएं भी की। उसे फारसी, कश्मीरी, संस्कृत और तिब्बती भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। उसने फारसी व संस्कृत विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। उसकी पहल पर महाभारत एवं कल्हड़ की राजतरंगिणी, कश्मीर का इतिहास जैसे जैसे कई संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया गया। उसे संगीत का काफी शौक था और यह बात जानकर ग्वालियर के राजा ने उन उसके पास संगीत पर लिखे दो दुर्लभ ग्रंथ भेजे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैना लंका क्या था? जैना लंका क्या था? वुलर झील पर बना एक कृत्रिम द्वीप। स नंबर ऑप्शन। वुलर झील कश्मीर के बांदीपोरा में स्थित एक मीठे पानी की झील है। जैनुल आबिदीन ने यहाँ जैना लंका नामक कृत्रिम द्वीप बनवाया और इस पर अपना महल और एक मस्जिद बनवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कश्मीरी लोग वड शाह महान सुल्तान कहते हैं? किसे है जो कश्मीरी लोग वड शाह या महान सुल्तान कहते हैं? जैनुल आबिदीन को। जैनुल आबिदीन को अभी भी कश्मीरी लोग वड शाह महान सुल्तान कहते हैं। यद्यपि वह कोई महान योद्धा नहीं था, किंतु उसने लद्दाख पर हुए मंगोल आक्रमण को विफल किया। बालिस्तान क्षेत्र, जिसे तिब्बत खुर्द कहा जाता है, को जीता। जम्मू, राजौरी आदि पर अपना नियंत्रण बनाए रखा। इस प्रकार उसने कश्मीर राज्य को एकीकृत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसकी उदार नीतियों के कारण किसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है? अपनी उदार नीतियों के कारण कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबिदीन को। कश्मीर का अकबर, कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी, मूल्य नियंत्रण व्यवस्था के कारण, वड शाह महान सुल्तान, कुतुब इस उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। नायब ए अमीरुल मोमिनीन, खलीफा का नायब, सिखों पर उपाधि, नाम से जैनुल आबिदीन प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1586 ईस्वी में कश्मीर पर अकबर के अधिकार के समय किस वंश का शासन था? 1586 ईस्वी में कश्मीर पर अकबर के अधिकार के समय कौन से वंश का शासक था? चक वंश। बे नंबर ऑप्शन। चक वंश के प्रमुख शासक गाजी शाह चक 1561 से 63, हुसैन शाह चक 1563 से 69, मोहम्मद अली शाह चक 1570 से 78, यूसुफ शाह चक 1578 से 86। यूसुफ शाह चक को अकबर ने कैद कर लिया था। बाद में 500 का मनसब देकर बिहार भेज दिया, जहां सितंबर 1592 में इसकी मृत्यु हो गई। यूसुफ शाह ने नालंदा में कश्मीर चक बसाया। यहीं पर इनकी कब्र है। इन्हें इन्हें चक वंश का अंतिम सुल्तान मानते हैं। लेकिन कुछ इतिहासकार इनके बाद 2 वर्ष तक कश्मीरी अमीरों द्वारा सुल्तान घोषित किए गए याकूब शाह चक को अंतिम सुल्तान मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारीख ए रसीद का लेखक कौन था?
तारीख ए रसीदी का लेखक मिर्जा हैदर दोगलात। हुमायूं के समय 1540 के दशक में कश्मीर का शासन संभालने वाले मिर्जा हैदर दोगलात ने इसकी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर के किस सुल्तान ने कागज निर्माण व जिल्द साजी की कला सीखने के लिए दो व्यक्तियों को समरकंद भेजा? कश्मीर के कौन से सुल्तान ने कागज निर्माण व जिल्द साजी की कला सीखने के लिए दो व्यक्तियों को समरकंद भेजा था? जैनुल आबिदीन। कागज निर्माण एवं जिल्दसाजी की कला सीखने के लिए दो व्यक्तियों को समरकंद भेजा। उसने कश्मीर में संगतराशि एवं घिसाई, बोतल निर्माण, स्वर्ण वर्क निर्माण जैसे कई शिल्पों को बढ़ावा दिया। उसने साल निर्माण की कला को भी प्रोत्साहित किया, जिसके लिए कश्मीर सदैव प्रसिद्ध रहा है। तोप निर्माण एवं गोले निर्माण की कला भी कश्मीर में अविकसित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कश्मीरी सुल्तान ने वृद्धावस्था में अपने अयोग्य पुत्रों के से परेशान होकर शिकायतनामा की रचना की? कौन से कश्मीरी सुल्तान ने वृद्धावस्था में अपने अयोग्य पुत्रों से परेशान होकर शिकायतनामा की रचना की थी? जैनुल आबिदीन ने। जैनुल आबिदीन का मूल नाम शाह खा या शाही खा था। वह स्वयं विद्वान था और खाली समय में अध्ययन में लीन रहता था। उसने नीलमत पुराण व गीत गोविंद का भी अध्ययन किया था। वह योगाभ्यास भी करता था। अपने अयोग्य पुत्रों से ऊबकर उसने शिकायतनामा नामक एक रिसाला लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीनगर जैसा जैना कदाल पुल निर्माण किसने करवाया? श्रीनगर स्थित जैना कदाल पुल का निर्माण किसने कराया था? जैनुल आबिदीन ने। श्रीनगर में जैना कदाल नामक पुल जैनुल आबिदीन ने बनवाया। वुल्लर झील पर जैना लंका नामक कृत्रिम द्वीप तथा जैना दाब नामक 12 मंजिला भवन भी उसी के द्वारा निर्मित करवाया गया है। जैनुल आबिदीन के काल में कश्मीरी भाषा में जैनाचरित की रचना करने वाला पंडित था। जैनुल आबिदीन के काल में कश्मीरी भाषा में जैनाचरित की रचना करने वाला पंडित कौन था? उत्सोम। उत्सोम ने जैनाचरित की रचना की। तिलकाचार्य जैनुल आबिदीन का बौद्ध मंत्री श्रेय भट्ट उसका राज्यवेद व हिंदू पुनर्वास मंत्री था। जोनराज व श्रीवर इतिहासकार थे, जिन्होंने राजतरंगिणी में जैनुल आबिदीन के काल तक का इतिहास जोड़ा। यदु भट्ट ने जैना प्रकाश की रचना की। भट्टावतार ने फिरदौसी के शाहनामा की शैली पर जैना विलास नामक ग्रंथ ग्रंथ में कश्मीर का इतिहास लिखा। मौलाना अ, मौलाना कबीर जैनुल आबिदीन का शिक्षक था। उड़ीसा कश्मीर के पश्चात उड़ीसा प्रांत। उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अनंत वर्मन चोडगंग ने। पूर्वी गंग वंश के सबसे प्रतापी शासक अनंत वर्मन चोडगंग 1076 से 1148 ईस्वी ने जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। वह चोल राजकुमारी राज सुंदरी का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला कि कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, यह सही है। इसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर काला पेगोडा भी कहा जाता है। नरसिंह देव ने चोल शासक के कहने पर इसका निर्माण करवाया। तो नरसिंह देव ने चोल शासक के कहने पर नहीं, बल्कि स्वयं कोड से मुक्त होने के लिए इसका निर्माण करवाया था। तो द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। गंग वंश के नरसिंहदेव प्रथम 1238 से 64 ईस्वी तक ने उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। इसे काला पेगोडा या काला चैत्य भी कहते हैं। नरसिंहदेव ने कोड से मुक्त होने पर इसका निर्माण करवाया। अतः यह कोड से ग्रस्त लोगों के लिए मान्यता का प्रसिद्ध स्थान है। इसका शिल्पकार सदाशिव सामंतराय था। नरसिंहदेव अनंत भीम का पुत्र था। नरसिंह के काल में ही उड़ीसा में राधा प्रदेश पर अधिकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा के गजपति वंश का संस्थापक। उड़ीसा के गजपति वंश का संस्थापक कौन है? कपिलेंद्र। बे नंबर ऑप्शन। उड़ीसा के गजपति वंश के प्रमुख शासक कपिलेंद्र 1435 से 67 ईस्वी, पुरुषोत्तम 1467 से 97, प्रताप रुद्रदेव 1497 से 1540 ईस्वी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ओडिशा का कौन सा शासक चैतन्य महाप्रभु का शिष्य था? ओडिशा का कौन सा शासक है जो चैतन्य महाप्रभु का शिष्य था? प्रताप और रुद्रदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बार बार पराजय के बाद उड़ीसा के किस गजपति शासक ने अपनी पुत्री का विवाह विजयनगर के कृष्णदेवराय से करके उसे संधि की थी? बार बार पराजय के बाद उड़ीसा के कौन से गजपति शासक ने अपनी पुत्री का विवाह विजयनगर के कृष्णदेवराय से करके संधि की थी? प्रताप और रुद्रदेव ने। 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उड़ीसा के शासक वंशों का सही क्रम। उड़ीसा के शासक वंशों का सही क्रम तो सबसे पहले गंग वंश, फिर गजपति वंश और अंत में भोई वंश। 6 नंबर ऑप्शन। उड़ीसा में उड़ीसा में छठी से आठवीं शताब्दी पर शैलोदभव वंश, तदुपरांत लगभग 1000 ईस्वी तक भौमकर वंश, उसके पश्चात सोमवंश, पूर्वी गंग वंश, गजपति वंश और भोई वंश का शासन रहा। भोई वंश का संस्थापक भोई लेखक जाति का था। 1592 ईस्वी में उड़ीसा को बिहार के सूबेदार मान सिंह ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। भौमकर वंश महिला शासिकाओं के लिए प्रसिद्ध था, जैसे कोरी, दंडी, बकुला, धर्मदेवी। ये परम भट्टारिका महाराजा धीराज परमेश्वरी जैसी उपाधियां धारण करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरसिंह देव प्रथम के समय एकावली की रचना करने वाले विद्वान कौन थे? नरसिंह देव प्रथम के समय एकावली की रचना करने वाले विद्वान कौन थे? विद्याधर। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1359-60 में बंगाल अभियान से लौटते समय जाजनगर उड़ीसा पर आक्रमण करने वाला सुल्तान। 1359-60 में बंगाल अभियान से लौटते समय जाजनगर उड़ीसा पर आक्रमण करने वाला सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। 14वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल के इलियास शाह ने जादनगर उड़ीसा पर आक्रमण किया। कहा जाता है कि समस्त विरोध का सामना करते हुए वह चिल्का झील तक पहुंच गया एवं भारी परिणाम से लूटे माल के साथ वापस लौट आया था, जिसमें बहुत से हाथी भी थे। 1360 ईस्वी में अपने बंगाल अभियान से लौटते समय फिरोज तुगलक ने भी उड़ीसा पर छापे मारे। उसने राजधानी नगर पर कब्जा कर लिया, भारी संख्या में लोगों का संहार किया एवं प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर को भी अशुद्ध कर दिया था। अब इसके पश्चात आगे है मेवाड़ व तो वागड़ का गोहिल और सिसोदिया वंश। मेवाड़ और वागड़ का गोहिल और सिसोदिया वंश। गोहिलों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गोहिलों के संबंध में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? सबसे पहला कि अबुल फजल गोहिलों को ईरान के बादशाह नौशेखो आदिल का वंशज मानता है। अबुल फजल है जो गोहिलों को ईरान के बादशाह नौशेखो आदिल का वंशज मानता है। जी.एच. ओझा के अनुसार मेवाड़ के गोहिल सूर्यवंशी राजपूत थे। गोहिल वंश का आदि पुरुष राजा गोहिल व वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल को माना जाता है। अल्लट ने नागदा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। तो नागदा तो पूर्व राजधानी थी। अल्लट ने जो राजधानी बनाया था दूसरी, वह अहाड़ को बनाया था। तो अल्लट अल्लट ने जो अहाड़ को राजधानी बनाया था, ना कि नागदा को। ड नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। पहले गोइल वंश की राजधानी नागदा थी। अल्लट ने अहाड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के गुहिल राजधानियों का सही क्रम क्या है? मेवाड़ में गुहिल राजधानियों का सही क्रम नागदा, नागदा के पश्चात आहड़, फिर चित्तौड़गढ़, उदयपुर, उदयपुर के पश्चात कुंभलगढ़ और चावंड। ड नंबर ऑप्शन। चित्तौड़ के राजा मानमोरी को हराकर बप्पा रावल कालभोज ने नागदा को राजधानी बनाया। अल्लट ने अहाड़ को राजधानी बनाया, जो कि उस समय एक समृद्ध व्यापारिक नगर था। 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में इल्तुतमिश द्वारा नागदा पर आक्रमण से इसे भारी नुकसान हुआ और जैतर सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया, जो उसने परमारों से पुनः छीन कर प्राप्त किया था। उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। महाराणा प्रताप के समय कुंभलगढ़ राजधानी रही, लेकिन 1585 में उन्होंने चावंड के शासक लोणा को परास्त कर चावंड को राजधानी बनाया। अमर सिंह के काल में 1414 ईस्वी तक चावंड है जो मेवाड़ की राजधानी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुणों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले मेवाड़ के शासक कौन थे? हुणों के साथ
वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाले मेवाड़ के शासक अल्लट हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। यह राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। मेवाड़ में नौकरशाही भी अल्लट के समय प्रारंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के शासकों में रावल शाखा के अंतिम शासक कौन थे? मेवाड़ के शासकों में रावल शाखा के अंतिम शासक रतन सिंह। बे नंबर ऑप्शन। रतन सिंह रावल शाखा के अंतिम शासक थे। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान रावल रतन सिंह की मृत्यु बाद यह शाखा समाप्त हो गई। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर विजय के बाद उसका नाम खिजराबाद और अपने पुत्र खिजर खां को सौंपा व 1311 ईस्वी में इसका प्रशासन मालदेव सोनग्रा को सौंप दिया। गोहिल वंश के एक राजा रण सिंह के पुत्र राहप सिसोदा ग्राम में जाकर बस गए। इसी के वंशज राणा हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर पुनः गोहिलों की सत्ता स्थापित की और मेवाड़ के शासक सिसोदिया कहलाने लगे। इसलिए हमीर को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। हमीर के दादा का नाम लक्ष्मण एवं माता पिता का नाम उर्मिला और अरि सिंह था। हमीर के दादा दादा अरि सिंह सहित अपने 7 बेटों के साथ 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन के आक्रमण के समय वीर गति को प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ। राजस्थान का प्रथम ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण 1260 में कमलचंद्र द्वारा किसके शासनकाल में चित्रित किया गया? राजस्थान का प्रथम ताड़पत्र पर चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्ण 1260 में कमलचंद्र के द्वारा किसके शासनकाल में चित्रित किया गया था? तो यह किया गया था तेज सिंह के शासनकाल में। तेज सिंह बे नंबर ऑप्शन है। जैतर सिंह के बाद शासक बने तेज सिंह 1253 से 73 ने महाराजा धीराज परम भटारक परमेश्वर व उमापतिवार लब्ध प्रोड यह उपाधि बिसल देव के साथ संघर्ष के बाद ली थी कि उपाधि धारण की। तेज सिंह के समय बलबन ने चित्तौड़ पर असफल आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन के चित्तौड़ आक्रमण की जानकारी खजाइन उल फुतू से मिलती है, जिसके लेखक कौन है? खजाइन उल फुतू के लेखक अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदन व बालक मेवाड़ के किस शासक के योग्य सेनाधिकारी थे? मदन और बालक जो मेवाड़ के कौन से शासक के योग्य सेनाधिकारी थे? जैतर सिंह के। बे नंबर ऑप्शन। इल्तुतमिश ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, तब भूताला के युद्ध में जैतर सिंह ने इल्तुतमिश को हराया और इस दौरान नागदा नष्ट हो गया तो चित्तौड़ को गोहिलों की राजधानी बनाया। इस युद्ध का वर्णन जयसिंह सूर्यकृत ग्रंथ हमीर मदमर्दन में मिलता है। 1248 ईस्वी में इन्होंने नसरुद्दीन महमूद को हराया। मदन व बालक जैतर सिंह के योग्य सेनाधिकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के भीष्म पितामह के रूप में जाना जाता है। मेवाड़ के भीष्म पितामह के रूप में जाना जाता है कुंवर चुंडा। ए नंबर ऑप्शन। लाखा का वृद्धावस्था में मंडोर के राव चुंडा की पुत्री व रणमल की बहन हंसाबाई से विवाह हुआ, जिसमें रणमल द्वारा शर्त रखी गई कि इसकी होने वाली संतान ही मेवाड़ का शासन संभालेगी। तब कुंवर चुंडा ने अपने पिता लाखा के विवाह के लिए उत्तराधिकार त्यागने हेतु एकलिंग जी की कसम खाते हुए प्रतिज्ञा की, इसलिए वे अब भीष्म पितामह कहलाए। मोकल राणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था। निम्नलिखित में से किसे हिंदू सुल्तान की उपाधि दी गई? निम्नलिखित में से किसे जो हिंदू सुल्तान की उपाधि दी गई थी? राणा कुंभा को। कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण, हाल गुरु, सेल गुरु, पहाड़ी दुर्गों का विजेता, दान गुरु, दानी होने के कारण नरपति, अश्वपति, चाप गुरु या छाप गुरु आदि उपाधियां प्राप्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थापत्य कला की दृष्टि से मेवाड़ का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है? स्थापत्य कला की दृष्टि से मेवाड़ का जो स्वर्ण काल है यह माना जाता है राणा कुंभा के काल को। कुंभा अध्याय नंबर ऑप्शन। वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ में लगभग 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा के सहयोग से बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर द्वारा अमर सिंह के विरुद्ध भेजे गए अभियानों का सही क्रम क्या था? जहांगीर के द्वारा अमर सिंह के विरुद्ध जो अभियान भेजे गए थे उन अभियानों का सही क्रम क्या था? तो सबसे पहले पर है महावत खां। महावत खां के नेतृत्व में जो अभियान भेजा था यह भेजा था 1608 ईस्वी में।
दूसरा शहजादा परवेज, शहजादा परवेज के नेतृत्व में अभियान भेजा 1605 में। तीसरा अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में अभियान भेजा था 1609 ईस्वी में। चौथे नंबर पर है अजीत कोका मिर्जा अजीत कोका के नेतृत्व में अभियान भेजा 1613 में, और राजा बसु के नेतृत्व में भेजा था 1611 में। तो इसमें सबसे पहले शहजादा परवेज आएगा 1605, दूसरे नंबर पर महावत खां 1608, तीसरे नंबर पर अब्दुल्ला खां 1609, चौथे नंबर पर राजा बसु 1611 और पांचवें नंबर पर मिर्जा अजीज कोका 1613। 2, 1, 3, 5 और 4, ए नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवबारी समझौता मेवाड़ के किस शासक के काल में संपन्न हुआ? देवबारी समझौता जो मेवाड़ के कौन से शासक के काल में संपन्न हुआ था? तो देवबारी समझौता संपन्न हुआ था मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय के समय, बे नंबर ऑप्शन। देवबारी समझौता 1708 ईस्वी, अमर सिंह द्वितीय 1698 से 1710 ईस्वी के काल में देवबारी नामक स्थान पर जोधपुर के अजीत सिंह, जयपुर के स्वाई जय सिंह व मारवाड़ के अमर सिंह द्वितीय के बीच यह समझौता हुआ। इसमें तय हुआ कि अजीत सिंह को मारवाड़ व जय सिंह को आमेर का राज्य प्राप्त करने में महाराणा अमर सिंह सहायता करेंगे। अमर सिंह द्वितीय के पुत्री चंद्रकुमारी का विवाह स्वाई जय सिंह से किया गया और उनसे उत्पन्न संतान ही आमेर की उत्तराधिकारी होगी। यह समझौता आमेर रियासत के उत्तराधिकारी संघर्ष का कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि जो किसके काल में हुई थी? अमर सिंह प्रथम के काल में। 25 शिलाओं पर लिखी राज प्रशस्ति एशिया की सबसे बड़ी संस्कृत भाषा की प्रशस्ति है, जिसके रचयिता रणछोड़ भट्ट तेलंग है। इस प्रशस्ति में इस संधि का उल्लेख किया गया है। इसकी प्रमुख शर्तें निम्न थी। राजा अमर सिंह को मुगल दरबार में उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। कुंवर कर्ण 1000 घोड़सवारों के साथ मुगल दरबार में रहेगा। चित्तौड़ का दुर्ग राणा को लौटा दिया जाएगा, लेकिन वह उसमें कोई बदलाव या मरम्मत नहीं करवाएगा। मेवाड़ को वैवाहिक संबंधों के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इस प्रकार अमर सिंह प्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध ग्रंथ गीत गोविंद व रसिक पीरा नामक टीका किसने लिखी? प्रसिद्ध ग्रंथ गीत गोविंद और रसिक पीरा नामक टीका किसने लिखी थी? तो यह लिखी है राणा कुंभा ने, महाराणा कुंभा, ए नंबर ऑप्शन। संगीत पर कुंभा की रचनाएं संगीत राज, संगीत मीमांसा, सुधा प्रबंध। संगीत राज के 5 भाग है: पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। चंडी शतक की व्याख्या कामराज, संगीत रत्नाकर पर टीका, गीत गोविंद पर टीका, रसिक पीरा, हरिवर्तिका आदि महाराणा कुंभा की अन्य रचनाएं थी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के अनुसार कुंभा ने 4 नाटकों की रचना भी की, लेकिन उनकी कोई प्रति उपलब्ध नहीं हो पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ना राजकुमार के रूप में प्रसिद्ध पृथ्वीराज सिसोदिया किसके पुत्र थे? उड़ना राजकुमार के रूप में प्रसिद्ध पृथ्वीराज सिसोदिया किसके पुत्र थे? रायमल के। रायमल के 11 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। एक दिन उसके तीनों पुत्र पृथ्वीराज, जयमल और संग्राम सिंह अपनी जन्म कुंडली लेकर एक ज्योतिष के पास गए। ज्योतिष ने बताया कि संग्राम सिंह के शासक बनने की संभावना सर्वाधिक है। यह सुनकर पृथ्वीराज ने तलवार निकाली और संग्राम सिंह पर वार कर दिया। वार में संग्राम सिंह बच तो गया, परंतु उसकी खूल से उसकी एक आंख जाती रही। इसी समय महाराजा रायमल का चाचा सारंगदेव वहां आ पहुंचा। सारंगदेव ने कहा कि ज्योतिष के कथन पर विश्वास कर आपस में मन मुटाव रखना अच्छा नहीं है। इससे तो अच्छा है कि वे भीमल गांव की चारण जाति की पुजारिन से इस संबंध में निर्णय करा ले। पुजारी ने भी ज्योतिष की भविष्यवाणी दोहराई। इसको सुनते ही राजकुमारों के बीच वही युद्ध आरंभ हो गया। पृथ्वीराज ने संग्राम सिंह पर आक्रमण कर दिया और उसे बसता हुआ संग्राम सिंह सेवत्री गांव आ पहुंचा। यहाँ राठौड़ बिंदा ने संग्राम सिंह को शरण दी और स्वयं जयमल के साथ लड़ता हुआ मारा गया। यहाँ से संग्राम सिंह अजमेर पहुंचा, जहाँ करमचंद पवार ने अपने यहाँ शरण दी। बाद में स्वतः ही स्थितियां संग्राम सिंह के पक्ष में हो गई। पृथ्वीराज की मृत्यु धोखे से विष की गोलियां निगलने से हो गई और बाद में जयमल सोलंकिया से युद्ध करता हुआ मारा गया। अंत में जब रायमल मृत्यु शैया पर था तो सांगा
को अजमेर से बुलाकर उसे मेवाड़ के राज्य का उत्तराधिकारी बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नल टोड ने मेवाड़ के किस शासक को भग्नावशेष कहा था? कर्नल टोड ने मेवाड़ के कौन से शासक को भग्नावशेष कहा था? महाराणा सांगा को। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदय सिंह को बनवीर से बचाकर सुरक्षित निकालने में किसने पन्ना धाय का साथ दिया था? उदय सिंह को बनवीर से बचाकर सुरक्षित निकालने में पन्ना धाय का साथ किसने दिया था? कीरत बारी ने। पन्ना धाय ने विक्रमादित्य के बेटे उदय सिंह को बचाने में अपने बेटे चंदन सिंह का बलिदान दिया। उदय सिंह को सुरक्षित बाहर निकालने में कीरतबारी ने पन्नाधाय का सहयोग किया। वह उदय सिंह को लेकर देवलिया के रावत राय सिंह के पास पहुंची, परंतु बनवीर के भय से पुनः कुंभलगढ़ आई और उदय सिंह को आशा देवपुरा के संरक्षण में छोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राजस्थान में किस राज्य के शासक को महारावल कहा जाता है? राजस्थान के कौन से राज्य के शासकों को महारावल कहा जाता है? तो महारावल कहा जाता है डूंगरपुर के शासकों को। डूंगरपुर के शासकों को महारावल कहा जाता है। जैसलमेर में भी महारावल कहा जाता है। ऑप्शन में जैसलमेर और डूंगरपुर दोनों ही नहीं है, तो द नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरा धाय ने किसकी जान बचाई थी? गोरा धाय ने अजीत सिंह की, जिसे मारवाड़ की पन्ना धाय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? काल भोज ने। बप्पा रावल काल भोज ने 115 ग्रेन का सोने का सिक्का चलाया, जिसके एक तरफ त्रिशूल का चिन्ह व दूसरी तरफ सूर्य अंकित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन के समय 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? राज सिंह प्रथम। सावंड महाराणा प्रताप की राजधानी कितने वर्ष रही? सावंड जो राजधानी रही थी यह 1585 से 1597, 12 वर्ष। ए नंबर ऑप्शन। कुंभा ने मालवा के किस शासक को पराजित करके कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? महाराणा कुंभा ने मालवा के कौन से शासक को पराजित करके कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था? महमूद खिलजी प्रथम को। खानवा के युद्ध में किसने राणा सांगा का साथ छोड़कर बाबर के खेमे में शामिल होना स्वीकार किया? खानवा के युद्ध में किसने राणा सांगा का साथ छोड़कर बाबर के खेमे में शामिल होना स्वीकार किया था? सलहदी तंवर ने। रायसेन का सलहदी तंवर और नागौर का खानजादा दोनों युद्ध के अंतिम दौर में बाबर से मिल गए थे। मुगल मारवाड़ संघर्ष छेड़ने पर मेवाड़ के किस शासक ने राठौड़ों का साथ दिया? मुगल मारवाड़ संघर्ष छेड़ने पर मेवाड़ के किस शासक ने राठौड़ों का साथ दिया था? महाराणा राज सिंह ने। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक बना था। महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना? राणा रतन सिंह। सांगा की मृत्यु के बाद उसका बेटा रतन सिंह राजा बना, लेकिन 3 वर्ष पश्चात ही 1531 में बूंदी के सूरजमल हाड़ा के साथ आखेट के दौरान झगड़ पड़े, वह दोनों मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ का मैराथन के रूप में किस युद्ध को जाना जाता है? मेवाड़ का मैराथन के रूप में किस युद्ध को जाना जाता है? दिवेर के युद्ध को। 1582 ईस्वी में दशहरे के दिन महाराणा प्रताप की ओर से उनके पुत्र अमर सिंह व मुगलों के बीच दिवेर का युद्ध हुआ, जिसमें मुगलों की पराजय हुई। कर्नल टोड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने अफगानों की अधीनता स्वीकार की थी। अफगानों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था? उदय सिंह। 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, तो उदय सिंह ने अधीनता स्वीकार कर चित्तौड़गढ़ की चाबी शेरशाह सूरी को सौंप दी। तब शेरशाह ने चित्तौड़ दुर्ग का कार्यभार ख्वास खां को सौंप दिया, लेकिन शेरशाह के कालिंजर अभियान के दौरान मरने पर पुनः उदय सिंह ने अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाड़ा रानी के रूप में प्रसिद्ध थी। हाड़ा रानी के रूप में प्रसिद्ध कौन थी? सहल कंवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिछोला झील में बने जगत निवास का निर्माण किसने करवाया? पिछोला झील में बने जगत निवास का निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम ने। जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर में जगन्नाथ मंदिर बनवाया, जो नागर शैली के पंचायतन शैली में बना हुआ है। इसके वास्तुकार भाणा व मुकुंद थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ केसरी के रूप में किसे जाना जाता है? मेवाड़ केसरी के रूप में किसे जाना जाता है? महाराणा प्रताप को। सी नंबर ऑप्शन। महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर का अंतिम अभियान भेजा गया। महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर का अंतिम अभियान कौन सा था? 5 दिसंबर 1584 को जगन्नाथ कछावा के नेतृत्व में। जगन्नाथ कछावा व सैयद राजू 5 दिसंबर 1584 को सेना लेकर मेवाड़ की तरफ रवाना हुए। 1585 में यह अकबर का प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान था। जगन्नाथ कछावा की मांडलगढ़ में मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक भामाशाह को। 1580 ईस्वी में अब्दुल रहीम खान खाना को अजमेर का गवर्नर बनाया व मेवाड़ की अभियान की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी दौरान 1580 में चूलिया ग्राम में महाराणा के मंत्री भामाशाह व उसके भाई ताराचंद ने 25 लाख रुपए व 2000 सोने की अशरफिया देकर महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता करके मेवाड़ को सुरक्षित रखा था। इसलिए इनको मेवाड़ के उद्धारक, मेवाड़ के रक्षक, मेवाड़ के दानवीर की संज्ञा दी जाती है। राणा हमीर को भी मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। रामप्रसाद व लूणा हल्दी घाटी युद्ध के दौरान थे। रामप्रसाद और लूणा किसके नाम थे? तो ये महाराणा प्रताप के हाथियों के नाम थे। बे नंबर ऑप्शन। रामप्रसाद व लूणा अब प्रताप के हाथी थे, जिनमें से रामप्रसाद प्रसिद्ध था, जिसको मुगलों ने अपने कब्जे में करके पीर प्रसाद नाम रखा। मुगलों की ओर से मर्दाना मानसिंह का गजमुख, गजराज, रणमंदर नामक हाथी थे। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। चेतक की मृत्यु बलिचा राजसमंद में हुई, जहां उसकी समाधि बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी युद्ध को कर्नल टोड ने मेवाड़ की थर्मोपोली, अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध और बदायूं ने गोगोंदा का युद्ध कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के प्रथम राजा जो शासक बनने से पूर्व मुगल दरबार में थे। मेवाड़ के पहले राजा कौन जो शासक बनने से पूर्व मुगल दरबार में थे? कर्ण सिंह। महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय 1615 ईस्वी में मुगल मेवाड़ संधि की शर्त के तहत कुंवर कर्ण सिंह को मुगल दरबार में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की? मेवाड़ के कौन से शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? राज सिंह प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस शासक ने औरंगजेब के प्रभाव से जजिया करके बदले मांडलगढ़ व बंदनौर मुगलों को सौंपे थे? मेवाड़ के किस शासक ने औरंगजेब के प्रभाव से जजिया करके बदले मांडलगढ़ और बदनौर जो मुगलों को सौंपे थे? महाराजा जयसिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया? संग्राम सिंह द्वितीय ने। 1734 ईस्वी में संपन्न हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। 1734 ईस्वी में संपन्न हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय ने। जयपुर के स्वाई जयसिंह द्वारा हुरडा भीलवाड़ा में नामक स्थान पर 17 जुलाई 1734 को एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन को बुलाने का उद्देश्य मराठा शक्ति पर अंकुश लगाना और राजपूताना पर लगातार हो रहे मराठा आक्रमणों को रोकने के लिए रणनीति बनाना था। इसका अध्यक्ष संग्राम सिंह द्वितीय को नियुक्त किया गया, लेकिन पहले जनवरी 1934 में मृत्यु होने के कारण उनके पुत्र जगत सिंह द्वितीय ने अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के गुहिलों के अंतिम शासक थे। मेवाड़ के गुहिलों के अंतिम शासक कौन थे? भोपाल सिंह। महाराणा भोपाल सिंह 1921 से 1956 तक चित्तौड़ के गुहिल वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहपुरा में गुहिलों की शाखा का संस्थापक कौन था? शाहपुरा में गुहिलों की शाखा का संस्थापक सुजान सिंह। 1631 में मेवाड़ शासक अमर सिंह प्रथम के पौत्र सुजान सिंह ने शाहपुरा में गुहिल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डूंगरपुर में गुहिल शाखा का संस्थापक।
डूंगरपुर के अंदर घुइल शाखा का संस्थापक कौन था? तो डूंगरपुर में घुइल शाखा का संस्थापक था सामंत सिंह। 1177 में जब कीर्तिपाल ने मेवाड़ पर आक्रमण किया तो सामंत सिंह कीर्तिपाल से हारकर वागड़ चला गया और वागड़ में गुहिलों का संस्थापक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मेवाड़ के किस शासक के काल को प्रारंभिक मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल माना है? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने मेवाड़ के किस शासक के काल को प्रारंभिक मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल माना है? जयत्र सिंह के काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेवाड़ के किस शासक के काल में एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया? मेवाड़ के किस शासक के काल में एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था? राणा लाखा ने। मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों का सही क्रम क्या है? मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले नंबर पर है अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय का जो शासनकाल था यह था 1698 से लेकर 1710 ईस्वी। दूसरे नंबर पर है महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय का जो शासनकाल था यह था 1710 से 1734। तीसरे नंबर पर है महाराणा अरि सिंह द्वितीय का जो शासनकाल था 1761 से 1773। और महाराणा जगत सिंह द्वितीय का काल था 1734 से 1751। तो इसमें सबसे पहले महाराणा अमर सिंह के पश्चात महाराणा संग्राम सिंह, फिर महाराणा जगत सिंह और महाराणा अरि सिंह। 1, 2, 4 और 3 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विस्पान कर मृत्यु का वर्ण करने वाली मेवाड़ की राजकुमारी कृष्ण कुमारी किसकी पुत्री थी? विस्पान कर मृत्यु का वर्ण करने वाली मेवाड़ की राजकुमारी कृष्ण कुमारी किसकी पुत्री थी? महाराणा भीम सिंह की। ए नंबर ऑप्शन। वागड़ के गोहिल वंश का शासक जो राणा सांगा के सहयोगी के रूप में खानवा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। वागड़ के गोहिल वंश का शासक जो राणा सांगा के सहयोगी के रूप में खानवा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ था वह था उदय सिंह। वागड़ के उदय सिंह 1497 से 1527 ईस्वी ने अपने राज्य का पश्चिमी भाग बड़े बेटे पृथ्वीराज व पूर्वी भाग छोटे बेटे जगमाल को बांटा। 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में उदय सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह ने डूंगरपुर में स्वतंत्र गोहिल राज्य की नींव डाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक को हिंदूपत कहा जाता है? हिंदूपत कौन से शासक को कहा जाता है? राणा सांगा को। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषम घाटी पंचानन किसे कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन किसे कहा जाता है? राणा हमीर को। दे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा राजपूत राज्यों को हड़पने का क्रम अलाउद्दीन द्वारा राजपूत राज्यों को हड़पने का क्रम क्या है? तो चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया था 1303 में। 1303 में जो चित्तौड़ पर अधिकार किया। सिवाना पर 1308 में, रणथंभौर पर 1301 में और जालौर पर जो 1311 में। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आएगा सबसे पहले नंबर पर रणथंभौर जो 1301, दूसरे नंबर पर चित्तौड़गढ़ 1303, तीसरे नंबर पर सिवाना 1308 और चौथे नंबर पर जालोर 1311। 3, 1, 2 और 4 6 नंबर ऑप्शन। अलाउद्दीन ने गुजरात पर 1299 में हमला और 1304 में कब्जा किया था। जैसलमेर 1299, रणथंभौर 1301, चित्तौड़ 1303, मालवा 1305, सिवाना 1308 और जालोर 1311 राज्य पर विजय प्राप्त की थी। मेवाड़ के गोहिल वंश के पश्चात अब राठौड़ वंश के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने जौनपुर, मालवा, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा और मेवाड़ के गोहिल वंशों के बारे में पढ़ा। अब इसमें कुछ और वंश प्रांत है जिनमें मारवाड़ और बीकानेर के राठौड़ वंश, आमेर का कछवा वंश, चौहान वंश और इसके अलावा अंत में हम पढ़ेंगे राजपूत प्रतिरोध और मुगल राजपूत संबंध। तो इनके लगभग 130-40 क्वेश्चन और बचे हुए। इन क्वेश्चनों को हम कल की क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं हम कल की क्लास में इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।